हेलो एवरीवन। आज है 10 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं पाम ऑयल, असमानता को मापना और इन स्पेस स्टारलिंग मंजूरी, खिलाड़ी उत्खनन रिपोर्ट। जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है क्या पाम ऑयल जो है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है और जो विज्ञान है वह इसके बारे में क्या कहता है। पाम ऑयल जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर उसका जो प्रभाव है वह उसकी मात्रा हुई या फिर जो उसका संदर्भ है उस पर निर्भर करता है और पाम ऑयल के लिए जो है हानियां भी हैं और लाभ भी हैं। पाम ऑयल के जो घटक होते हैं उनमें 50% जो है संतृप्त वसा, 40% असंतृप्त वसा और 10% जो है वो पॉली अनसैचुरेट वसा होती है वह होती है। और इसमें जो है विटामिन ई और जो बीटा कैरोटीन है जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट हुआ और जो उसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। पाम ऑयल का एक प्रमुख घटक जो है वो पारीमीटिक एसिड भी होता है जो कि संतृप्त जो वसा होती है उसके अंतर्गत आता है। और अगर इसकी हानि देखें तो हृदय पर जो है हृदय स्वास्थ्य पर प्रभाव जो पाम ऑयल है उसमें उच्च मात्रा में अगर संतृप्त वसा हो तो वह जो है एलडीएल जो है यानी कि उससे जो है जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह खराब हो जाता है। इसके स्तर को जो है वह बढ़ा देता है। और कई अध्ययनों में जो है जैसे कि 2015 की एक जो मेटा एनालिसिस है जो अमेरिकी जर्नल ऑफ क्लिनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसने दिखाया है कि अत्यधिक जो संतृप्त वसा है उसके सेवन से हृदय रोगों में जो है वो जोखिम और भी बढ़ सकता है। और कुछ जो अध्ययन हैं उनमें यह भी पाया गया है कि जो पाम ऑयल है उनका प्रभाव मक्खन जैसे जो अन्य संतृप्त वसा के स्रोत हैं यानी कि जिनसे हमें असंतृप्त वसा प्राप्त होती है उनकी तुलना में कम हानिकारक हो सकता है। लेकिन यह जो है जो जैतून या फिर जो कैनोला तेल होता है उससे असंतृप्त वसा जो है उसके स्रोतों से बेहतर जो है वो यह नहीं है। अगर पाम ऑयल के खतरों को देखें तो जो रिफाइंड या फिर जो अत्यधिक प्रोसेस्ड पाम ऑयल है जैसे कि ग्लाइसिड फैटी एसिड जो एस्टर है वह और हानिकारक यौगिक जो हैं इससे बन सकते हैं जो कि कैंसरकारी हो सकते हैं। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है और जो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है उसने इस पर चिंता भी जताई है और इससे जो है वो सूजन आ जाती है। कुछ शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया जैसे कि 2019 में जो न्यूट्रिएंट्स जर्नल में प्रकाशित जो सुझाव हैं उसके अंदर जो पारीमीटिक एसिड जो है वो शरीर को सूजन को जो है वो बढ़ा देता है जो कि दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि मधुमेह रोग हुए या फिर जो हृदय रोग हुए उनसे जुड़ सकता है। और संभावित इसके जो लाभ विटामिन और जो एंटीऑक्सीडेंट हैं यानी कि जो अनरिफाइंड रेड पाम ऑयल है उसमें विटामिन ई और जो विटामिन ई होता है और जो बीटा कैरोटीन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो है काम करते हैं जो कि आँखें हुई, त्वचा हुई या फिर जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन कुछ अध्ययनों में जैसे कि जर्नल ऑफ न्यूट्रिएंट्स 2014 जो है उसमें यह पाया गया था कि जो रेड पाम ऑयल है वह विटामिन ए की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है खासकर विकासशील देशों में। जो इसकी स्थिरता के बारे में देखें तो पाम ऑयल जो है वो उच्च तापमान पर स्थिर रहता है जिससे यह खाना पकाने के लिए उपयुक्त है। खासकर तलने में यह ऑक्सीकरण के प्रति कम संवेदनशील होता है जिससे जो हानिकारक मुक्त कण हैं उनका निर्माण कम होता है। अगर पर्यावरणीय और नैतिक चिंताएं जो हैं वह इस स्वास्थ्य के अलावा जो पाम ऑयल उत्पादन है या फिर जो पर्यावरण है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव जो है वो डालता है जैसे कि जंगलों की कटाई हुई या फिर जैव विविधता को जो है वो नुकसान भी एक बड़ा मुद्दा है।
और सस्टेनेबल पाम ऑयल जो है उसका चयन करना बेहद जो है बेहतर जो है वो हो सकता है। और जो हमारी आज की दूसरी न्यूज़ है वह है असमानता को मापना, कि असमानता को मापने के लिए जो अर्थशास्त्र है या फिर जो सामाजिक विज्ञान है वो किन किन विधियों का उपयोग करता है या फिर किन सूचांकों का उपयोग करता है, इनके बारे में जो है वो जानेंगे। ये जो है अगर इसकी विधियों को देखें तो आय हुई, संपत्ति हुई, अवसर हुए या फिर कोई अन्य जो संसाधन है उनके असमान वितरण को मात्रात्मक रूप से जो है वो विश्लेषण जो है वो करता है। अगर जिनी गुणांक के बारे में जाने, यानी कि जिन माध्यमों के द्वारा असमानता को मापा जाता है उनके बारे में जानते हैं, उनमें से एक है जिनी गुणांक विवरण। जिनी गुणांक जो है सबसे लोकप्रिय असमानता मापने का उपकरण है। यह जो है 0 से 1 के बीच का मान होता है, जहां 0 जो है वो पूर्ण समानता, सभी को समान आय और जो संसाधन है उनको संदर्भित करता है, और जो 1 है वह पूर्ण असमानता, जैसे कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ को दर्शाता है। अगर इसकी गणना जो है वो जो लोरेंज वक्र है उसके आधार पर भी की जाती है, जो कि आय या फिर जो संपत्ति है उनके संचयी जो वितरण होता है उसको दर्शाता है। जो जिनी गुणांक है उसको हम A/A+B के द्वारा जो है वो निकालते हैं, जहां A जो है वो लोरेंज वक्र होता है और समानता रेखा के बीच का क्षेत्र, और जो A+B होता है वह कुल क्षेत्र है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो आय जो है वो असमानता, संपत्ति का वितरण हुआ और जो अन्य संसाधन होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। और जो लोरेंज वक्र होता है यह एक ग्राफिकल विधि है जो कि जनसंख्या का जो संचयी आय या फिर जो संपत्ति है उनकी संचयी जनसंख्या के हिसाब से दर्शाती है। अगर समानता रेखा जो है वो पूर्ण समानता को दर्शाती है। अगर इसके विश्लेषण को देखें तो जो वक्र समानताएं हैं वह रेखा से जितना दूर होती हैं और जो असमानताएं हैं उतनी ही अधिक होती हैं। अगर उपयोग देखें तो जिनी गुणांक की गणना के लिए आधार जो है वो लोरेंज वक्र प्रदान करता है। और 20:20 का जो विवरण देखें तो यह जो है सबसे अमीर 20% और सबसे जो गरीब 20% आबादी है उनकी आय या फिर जो संपत्ति होती है उन दोनों की तुलना करता है। और गणना के हिसाब से देखें तो सबसे अमीर 20% की औसत आय को सबसे गरीब 20% की जो औसत आय है उससे विभाजित कर देते हैं। और अगर उपयोग के बारे में देखें तो इसको समझना जो है वो सरल है, लेकिन केवल चरम सीमाओं को जो है यह माप सकता है। और जो पाम्पस अनुपात है, यानी कि यह जो है सबसे अमीर जो 10% की आय को सबसे गरीब 40% की आय से विभाजित करता है। यह माना जाता है कि जो मध्यम वर्ग है यानी कि जो 40 से 90% की आय पर स्थिर रहती है। और अगर उपयोग देखें तो यह असमानता का जो चरम बिंदु है उस पर ध्यान केंद्रित करता है और नीति निर्माण में भी उपयोगी होता है। और जो थाइल सूचांक है यह एक सांख्यिकी सूचांक है जो कि समानता को मापने के लिए एंट्रोपी यानी कि जो सूचना का सिद्धांत है उसका उपयोग करता है। और इसकी विशेषताओं में देखें तो यह समूह के बीच में, जैसे कि कोई क्षेत्र हुआ या फिर कोई भी जाति समूह हुआ या फिर समूह के भीतर असमानता को जो है वो अलग अलग माप सकता है। और उपयोग देखें तो इसका जो डाटा होता है वह जटिल डाटा सेट और क्षेत्रीय जो विश्लेषण है उसके लिए उपयुक्त होता है। और हूवर सूचांक देखें तो इसे जो है जो रॉबिन हुड सूचांक है वह भी कहा जाता है। यह दर्शाता है कि जो कुल आय का कितना % जो है वो पुनः वितरण करना होगा ताकि जो पूर्ण समानता है वह प्राप्त हो। अगर उपयोग देखें तो इसका उपयोग जो है वो सरल और जो नीति विशेषण है उसके लिए उपयोगी है। जो कुंज-नेतन अनुपात विवरण को देखें तो यह जो है सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे जो गरीब व्यक्तियों का समूह है। जैसे कि अगर मान लें कि शीर्ष 20% है और जो निचला है वह भी 20% है तो उनकी आय की तुलना को करता है। और अगर इसके उपयोग को देखें तो 20:20 के समान जो है, लेकिन जो विशिष्ट समूह हैं
उन पर यह केंद्रित होता है। और जो एटकिंसन सूचांक विवरण को देखें तो यह जो है असमानता के प्रति जो सामाजिक संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखता है। यह इस बात पर जोर देता है कि जो असमानता है उसका प्रभाव समाज के जो गरीब वर्ग हैं उन पर अधिक पड़ता है। और इसमें जो है एक पैरामीटर होता है जो असमानता के प्रति संवेदनशीलता को समायोजित करता है और जो सामाजिक नीतियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और अगर इसके बारे में अन्य विधियां देखें जैसे कि वेतन में हिस्सेदारी, कुल आय में मजदूरी का हिस्सा, उनको भी यह मापता है। और जो आय क्विंटाइल अनुपात है वह विभिन्न आय समूहों के बीच तुलना, सामाजिक गतिशीलता माप या फिर जो अवसर हैं उनकी असमानता को मापने के लिए किया जाता है। और इसकी सीमाएं या फिर जो डाटा है उसकी गुणवत्ता को देखें तो यह असमानता मापने के लिए सटीक और व्यापक डाटा की आवश्यकता होती है। जो संस्कृति और संदर्भ हैं वह विभिन्न देशों और जो समाज हैं उनमें असमानता की जो धारणा है उनको अलग जो है वो हो सकती हैं सभी की। एक जो आयामी दृष्टिकोण है यानी कि कई सूचांक जो हैं वो केवल आय पर केंद्रित होते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अवसर हैं उनकी असमानता को जो है वो मापना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर उपयोग और नीति निर्माण में जो सरकारें हैं और जो संगठन जो हैं वो असमानता को कम करने के लिए नीतियां जो हैं जैसे कि सामाजिक कल्याण हुआ उसको तैयार करने में इनका उपयोग करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तुलना जो है वो विश्व बैंक हुआ, OECD और जो अन्य संगठन हैं यानी कि विभिन्न देशों की असमानता की तुलना करते हैं। अगर सामाजिक विश्लेषण देखें तो सामाजिक जो तनाव है जैसे कि गरीबी हुई या फिर जो आर्थिक विकास है उनके बीच में संबंध जो होता है उसको समझने में मदद करता है। और जो हमारी आज की तीसरी न्यूज़ है वह है इन स्पेस ने स्टारलिंक को भारत में सेवाएं करने की मंजूरी दे दी है। जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन है जो प्राधिकरण केंद्र है उसने स्टारलिंक जो है उसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट लिमिटेड को भारत में अपनी जो लो अर्थ ऑर्बिट है यानी कि जो सैटेलाइट कॉन्सेंट्रेशन है स्टारलिंक Gen-1 उसके माध्यम से सैटेलाइट का जो संचार है और उससे मिलने वाली जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी जो है 8 जुलाई 2025 से शुरू होकर 5 साल तक जो है यानी कि जो Gen-1 है उसके कॉन्स्टलेशन के जो परिचालक जीवन है उसके अंत तक जो है जो भी पहले हो वहाँ तक वैध होगी। लेकिन जो स्टारलिंक है उसको अभी भी कुछ जो है शर्तें हुई या फिर जो अन्य सरकारी विभाग हैं उनसे अनुमति जो है वो और भी लेनी पड़ेगी, जिसमें जो है वो स्पेक्ट्रम आवंटन और जो सुरक्षा नियम हैं उनकी भी उसको पालना करनी पड़ेगी। कंपनी को भारत में जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थापना और जो उसका प्रशिक्षण है, जो स्पेक्ट्रम है उसके माध्यम से सेवाओं का प्रदर्शन करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो सभी जो की सुरक्षा है या फिर जो नियम हैं उनके मानकों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जो स्टारलिंक है वह भारत में हाई स्पीड जो इंटरनेट सेवाएं हैं वह प्रदान करने की योजना बना रही है, खासकर जो ग्रामीण और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पर पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं सीमित हैं। इसके लिए कंपनी ने जो भारतीय एयरटेल और जो रिलायंस जियो के साथ साझेदारी की है, ताकि जो उपकरण वितरण और जो मार्केटिंग है उसमें सहायता मिल सके। मासिक योजनाओं की कीमत देखें तो 3000 से जो है 4200 के बीच में होने की उम्मीद है, जबकि जो स्टारलिंक किट है उसकी कीमत लगभग 33,000 होगी। सेवाओं को जो है शुरू होने का जो समय है वह स्पेक्ट्रम जो आवंटन और सुरक्षा मंजूरी जैसी जो अंतिम चरण हैं उन पर निर्भर करेगा, लेकिन यह कुछ महीनों में ही जो है वो शुरू हो सकता है। और जो स्टारलिंक है उसकी तकनीकी जानकारी देखें तो स्टारलिंक जो है वो स्पेस एक्स द्वारा विकसित एक लो अर्थ ऑर्बिटल जो कि सैटेलाइट
कॉन्स्टलेशन है जिसे वैश्विक हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और जो सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है उसकी संख्या जो है वो मई 2025 तक स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन में 7,600 से अधिक छोटे सैटेलाइट और लगभग 12,000 सैटेलाइट की योजना है, जिसे भविष्य में 34,400 तक जो है विस्तारित किया जा सकता है। अगर ऑर्बिट के बारे में देखें तो सैटेलाइट जो है वो 340 से 1200 किलोमीटर ऊंचाई पर LEO में तैनात जो है वो है। और पहली सेल में 1440 सैटेलाइट 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। दूसरी सेल में 2825 सैटेलाइट 1110 किलोमीटर पर, और जो तीसरी सेल है उसके अंदर 7500 सैटेलाइट 340 किलोमीटर पर हैं। वजन और डिजाइन देखें तो प्रत्येक सैटेलाइट का वजन जो है वो लगभग 260 किलोग्राम से लेकर 800 किलोग्राम तक है। इसमें फ्लैट पैनल डिजाइन और जो सिंगल सोलर पैनल है वह भी होता है, जो कि कॉम्पैक्ट और लॉन्च के लिए अनुकूलित है। और तकनीकी विशेषताएं जैसे कि एंटीना, प्रत्येक सैटेलाइट में 5 KU बैंड फेड्स एयर एंटेना और जो 3 डुअल ब्रांड है एंटीना होते हैं, जो कि हाई जो बैंडविड्थ होती है यानी कि जो कनेक्टिविटी है उसको प्रदान करता है। और जो इंटर सैटेलाइट लिंक जैसे कि सैटेलाइट में जो ऑप्टिकल इंटरनेट जो सैटेलाइट लिंक है वह होती है, और जो कि 200 Gbps तक डेटा जो ट्रांसमिशन है उसकी अनुमति देता है, जिससे जो ग्राउंड स्टेशन है उन पर निर्भरता कम होती है और जो वैश्विक कवरेज है वह भी संभव हो जाती है। अगर इसके प्रमोदन को देखें तो सैटेलाइट में जो है वो आर्गन थ्रस्ट का उपयोग होता है, जो कि ऑर्बिट समायोजन, दूरभाष और जो डीऑर्बिटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यह पहला जो है आर्गन प्रणोदित अंतरिक्ष यान है जो पावर डुअल सोलर जो एरे है और जो हाई कैपेसिटी बैटरी सैटेलाइट है उसको पावर देता है, जो कि सोलर जो एरो है न्यूट्रल डिजाइन के साथ तेज ऑन जो ऑर्बिटल उसका युद्धाभास और सक्षम करता है। अगर नेविगेशन देखें तो जो कस्टम निर्मित सेंसर है वह तारों का सर्वेक्षण करके सैटेलाइट की जो स्थिति है या फिर जो ऊंचाई है या फिर जो ओरिएंटेशन है उसको निर्धारित करता है, जिससे कि सटीक डाटा या फिर जो ट्रांसमिशन है वह संभव हो जाता है। और अगर ग्राउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके उपभोगकर्ता टर्मिनल को देखें तो उपभोगकर्ता जो हैं वो एक पोर्टेबल जो रेगुलर डिश है लगभग टेबल के आकार की होती है, उसके माध्यम से नेटवर्क से जुड़ते हैं, जो कि स्वयं उन्मुख होता है और आकाश का स्पष्ट दृश्य होने पर तेजी से कनेक्ट होता है। अगर ग्राउंड स्टेशन के बारे में जानें तो ये स्टेशन जो है वो सैटेलाइट से सिग्नल भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। भारत में स्टारलिंक को स्थानीय ग्राउंड स्टेशन जो है वो स्थापित करने होंगे, जो कि नियामक जो पालन है उसके अधीन है। और अगर ऐप के बारे में जानें तो जो स्टारलिंक ऐप है उसके उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रबंधन या फिर जो सेटअप है और जो निगरानी है उसमें मदद करता है। और जो प्रदर्शन और स्पीड देखें तो स्टारलिंक जो है वो 97 से 220 MPS की जो डाउनलोड स्पीड है वह प्रदान करता है, जो कि पारंपरिक जो सैटेलाइट प्रदाता हैं जैसे कि ह्यूजेसैट, वायसैट जो 23 से 150 Mbps से अधिक है, जैसे कि जो लेटेंसी है वह 25 से 60 मिलीसेकंड की जो लेटेंसी ऑनलाइन गेमिंग है या फिर जो स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग है उसके लिए उपयुक्त है। अगर इसके कवरेज के बारे में जानें तो वैश्विक कवरेज विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां फाइबर या फिर जो सेलुलर नेटवर्क है वह उपलब्ध नहीं है। और इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं भी हैं, जैसे कि जो डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक ने T-Mobile के साथ साझेदारी में डायरेक्ट टू सेल सेवा की जो बीटा टेस्टिंग है उसको शुरू किया है, जो कि 4G
LTE जो फ़ोन हैं उनको सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट करने की अनुमति देती है। जो स्पेस सेफ्टी है, यानी कि जो सैटेलाइट स्वायत्ता रूप से अंतरिक्ष मलबा हुआ या फिर जो अन्य यान हैं उनसे टकराव से बचने के लिए युद्धाभ्यास करते हैं। और खगोलीय विज्ञान जो है प्रभाव न्यूक्लियर देखें तो जो स्पेस एक्स है उसने सैटेलाइट की जो चमक है उसको कम करने के लिए तकनीकें जो हैं उन पर काम किया है, ताकि जो खगोलीय अवलोकन है उनमें हस्तक्षेप जो हो रहा है उसमें कमी आए। और जो हमारी आज की लास्ट न्यूज़ रहेगी वो है खिलाड़ी उत्खनन कैसे प्रासंगिक है, इसके बारे में जो है वो जानेंगे। जो खिलाड़ी उत्खनन है वह तमिलनाडु का जो सिंगुगई जिला है उसमें वैगई नदी जो है उसके तट पर स्थित एक पुरातत्विद स्थल है, यानी कि पुरातत्विद यानी कि एक पुराना स्थल है जो भारत की प्राचीन सभ्यता और जो इतिहास है उसको समझने में जो है वो मदद करता है। जो प्राचीन तमिल सभ्यता है उसका प्रमाण जो है खिलाड़ी में हुए उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हुए, मनके, औजार या फिर जो शिलालेख हैं, संगम युग जो है लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक जो है वो मिले हैं। उनकी जो उन्नत तमिल सभ्यता है उसकी भी पुष्टि करते हैं और यह दर्शाते हैं कि जो दक्षिण भारत है उसमें एक समृद्ध शहरी सभ्यता थी जो कि साक्षर थी, व्यापारी थे, यानी कि वहाँ के लोग जो थे वे पढ़े लिखे थे, व्यापारी यानी कि एक दूसरे से व्यापार करते थे और तकनीकी रूप से जो है वो विकसित थी। यानी कि आज का जो समय है जैसे कि हमारे शहर हैं उनसे ही जो है वो मिलती जुलती है। और भारतीय इतिहास के बारे में जानें तो जो खिलाड़ी अवशेष हैं उनसे यह पता चलता है कि जो दक्षिण भारत है उनकी सभ्यता जो है वह संभवतः है जो हड़प्पा सभ्यता है उसके ही समान थी। यह जो है उत्तर और दक्षिण भारत की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध जो हैं उनको भी समझने में नई दृष्टि प्रदान करता है, जिससे जो भारतीय इतिहास की जो वैदिक केंद्रित व्याख्या है उसको भी चुनौती मिलती है। और साक्षरता या फिर जो लिखने की प्रणाली है उसे देखें उत्खनन में जो तमिल ब्राह्मणी लिपि जो है उसके शिलालेख या फिर जो संगम युग है उसमें साक्षरता के जो उच्च स्तर हैं उनको भी दर्शाते हैं। और यह जो है दक्षिण भारत में जो प्राचीन लेखन प्रणाली है या फिर जो भाषाई विकास है उसको भी समझने में जो है वो मदद करता है। अगर उत्तर दक्षिण संस्कृति बहस करें तो जो खिलाड़ी उत्खनन है उन्होंने उत्तर और जो दक्षिण भारत है उनके बीच में सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक प्रभुत्व है उसको लेकर बहस जो है उसे भी प्रज्वलित किया है। कुछ लोग इसे तमिल सभ्यता को वैदिक सभ्यता से स्वतंत्र और समृद्ध सिद्ध करने के जो रूप हैं उसमें देखते हैं, जिससे कि यह समकालीन जो सांस्कृतिक और राजनीतिक चर्चा है उसमें प्रासंगिक हो गया है। और जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने तकनीकों का विकास जैसे कि खिलाड़ी में जो है वो रिमोट सेंसिंग और जो अन्य आधुनिक पुरातत्वविद तकनीक हैं उनका उपयोग भविष्य के जो उत्खनन हैं उनके लिए एक मॉडल प्रदान जो है वो करता है। और यह प्राचीन स्थलों की जो गैर आक्रामक जांच और जो संरक्षण है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।